आज हम लोग बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर। हायर एजुकेशन सिस्टम जो है भारत का, तो इसमें इसके सिलेबस की सबसे पहले बात करते हैं। सिलेबस बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इसमें सिलेबस में सबसे पहली चीज क्या है, आप देखो। तो जो सबसे पहली चीज है वो है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा के जो केंद्र थे, जो इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थान थे, उनके बारे में। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आज़ादी के बाद जो हायर लर्निंग का विकास हुआ और शोध के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसकी बात करनी है। ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं, कन्वेंशनल कौन कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करनी है। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये एक बहुत, इसमें स्किल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल स्किल यूनिवर्सिटी और बाकी सब चीज़ें ओपन हो रही हैं। फिर वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, और फाइनली पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यह एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि सिलेबस मॉडिफाई होने के पहले, इन 2019 के पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय जो क्वेश्चंस आते थे उसमें आपको इंडियन पॉलिटी और मेनली कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आते थे। अब आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं यूजुअली। कभी किसी पेपर में पूछ दिया तो पूछ दिया, अदरवाइज नहीं पूछते हैं। पेपर वन में अब कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ जो पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका बेसिक मतलब है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसकी पॉलिसीज, उसका गवर्नेंस और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। जैसे आप लोगों ने न्यूपा का शायद नाम सुना होगा, और न्यूपा का नाम सुना है, बताइए। न्यूपा का नाम सुना है आप लोगों ने? इसका नाम था पहले नीपा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट की योजना यह है, अब ये हो गया नेशनल यूनिवर्सिटी, डिम्ड यूनिवर्सिटी है, एनसीईआरटी कैंपस में है, बाकी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब गवर्नमेंट की योजना ये है कि अगर आपको प्रिंसिपल बनना है, अगर आपको एकेडमिक्स के फील्ड में कोई भी जॉब प्राप्त करनी है, यानी अगर आप डीन भी तभी बन सकते हैं जो आपकी ट्रेनिंग यहाँ से हुई हो। आप रजिस्ट्रार बनेंगे तब भी आपकी ट्रेनिंग यहाँ से होगी। अगर आप रजिस्ट्रार के अलावा अगर आप प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तब भी आपकी ट्रेनिंग यहाँ से होगी, तभी आप प्रिंसिपल बन सकते हैं। अगर आप यहाँ से ट्रेन नहीं है तो आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते। इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है। यह सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें कोई डाउट? तो यह जो एजुकेशन, तो आखिर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है हायर एजुकेशन को लेके, यहाँ उसकी बात ये है कि हायर एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं। ठीक है। हायर एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज हैं, यहाँ इस चीज की बात की गई, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए एक एक करके सब टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम को। अगर हम प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की बात करें तो उसे हम आसानी से भारतीय शिक्षा प्रणाली को अगर हम स्पेसिफिक रूप से देखें तो उसको हम आसानी से दो भाग में बांट सकते हैं। पहला ब्रिटिश काल से पहले और दूसरा ब्रिटिश काल के बाद। इसको अगर मैं और स्पेसिफिक करना चाहूं तो बहुत स्पेसिफिक वे में 1854 से पहले और 1854 के बाद। क्यों, ये बताइए। 1854 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? 1854 का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बताइए। आप सब लोग जानते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको इसके बारे में पता होगा कि 1854 का सर जिक्र क्यों हो रहा है। महासंग्राम हुआ था वो ब्रिटिशर्स तो के अठारह साथ वो इंडियंस तो का। 1857 में हुआ था।
लॉर्ड मेकाले द्वारा सर एजुकेशन लाना। क्या कह रहे हो? लॉर्ड मेकाले द्वारा शिक्षा नीति। नहीं, मैकॉले का 1835 है, कुछ और। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1854 में, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है। 1854 में वुड्स जो थे, वुड्स जो नाम के एक पर्सन थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे, उनका एक लेटर आया था जिसे हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं। क्या आपको याद है? उस समय उनका एक लेटर आया था जिसे हम वुड्स डिस्पैच कहते हैं, जो 1854 में उन्होंने लंदन से भारत भेजा था एज द डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनका वो जो लेटर है ना, उसने पूरे भारतीय एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसीलिए उनके इस डिस्पैच को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ये ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन क्या है, तो वह क्या होगा? हमारा वुड्स डिस्पैच। इंडियन एजुकेशन, एंड दैट इज वुड्स डिस्पैच। इनके इस डिस्पैच के आने के बाद भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था, यानी इनका ये आदेश डिस्पैच को, इसके समझ लो कि वुड्स का आदेश था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के, यानी भारत में वायसराय, उसमें वायसराय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो भारत के गवर्नर जनरल को इनका ये आदेश आया था। उस समय राजधानी कलकत्ता थी, तो वहां पे जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे डलहौजी, जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है, तो लॉर्ड डलहौजी को यह ऑर्डर आया था। और उस ऑर्डर में ये था कि उन्होंने यह कहा कि भारत में अब जो हमारे ब्रिटिश सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वैसे ही विश्वविद्यालय हमें भारत में भी खोलने हैं। और इसी को आदेश के अनुसार 1857 में 25 जनवरी और 26 जनवरी, दो बड़े महत्वपूर्ण दिन हैं भारत के शिक्षा के इतिहास में। कब? 1857। तो 25 जनवरी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कालकुत्ता यूनिवर्सिटी, कई लोग पढ़ते हैं इसे, सो कलकत्ता यूनिवर्सिटी। और 26 जनवरी को बॉम्बे एंड मद्रास यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती है। तो यह जो आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ है यूनिवर्सिटी लेवल की, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। वैसे उसकी वास्तविक शुरुआत उसे काफी क्लियर है गाइस? कोई डाउट है? ये बताओ गाइस, क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट? वुड्स डिस्पैच ने पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। और यह वुड्स डिस्पैच कब आया था? 1857 में। ठीक है। उसमें उसके द्वारा सबसे पहले भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव पड़ी, जिसमें सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा स्थापित होता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1857 में 25 जनवरी को। और 26 जनवरी को 1857 में ही बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय एक ही दिन स्टैब्लिश किए गए। तो ये तीन विश्वविद्यालयों से भारत में वर्तमान यूनिवर्सिटी सिस्टम की नींव पड़ती है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 1857 की क्रांति हो जाती है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हम जिसे कहते हैं। तो 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद से जो भारत का शासन है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर किसके हाथ में जाता है? बताइए। तो सीधे क्वीन के हाथ में जाता है, किंग के हाथ में जाता है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में जाता है, एक तरह से कहा जाए तो। अब गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय हो जाता है। ठीक है। और भारत में बहुत सारे राजनीतिक बदलाव होते हैं। इन बदलावों के चक्कर में भारत में जो एजुकेशन का विकास हो रहा था वो थोड़ा स्लो हो जाता है। और फिर अगली यूनिवर्सिटी जो ओपन होती है भारत में, ओपन होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की चौथी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है।
और फिर इसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में, ढाका में, बाकी जगहों पे अलग अलग यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होती हैं। और धीरे धीरे जो आधुनिक शिक्षा है उसका विकास भारत में होता है। ठीक है। इसी बीच में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट भी होता है आगे चल के। और भारत में एजुकेशन के विकास के लिए और भी बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें आपको रट्टा मारने वाली है, जो कमिटीज हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो आप रट्टा मारोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे बताने के लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली आपको रट्टा ही मारना होता है, किस कमिटी ने कौन रिकमेंडेशन दिया था, बस इतनी चीजें। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, बट आगे बढ़ने के पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कहाँ चलते हैं हम? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ठीक है। और थोड़ा सा पीछे चलते हुए हम चलते हैं 1773 के पहले। ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1773 के आसपास एक जो 1772 में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है, 1772-73 में वो क्या घटना होती है कि भारत में तीनों प्रोविंसेस को एक करके और भारत को एक देश बनाए, एक राज्य, मतलब एक सिंपल गवर्नर जनरल की स्थापना की जाती है। गवर्नर जनरल का पोस्ट बनता है। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, कंफ्यूजन ना हो, जो लोग इतिहास के नहीं उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। देखो, 1700, एक मिनट गाइस, 1773 भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण साल है। बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है 1773। कि 1773 के पहले जो इतिहास हमें पढ़ाया जाता है, मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूँ, उसके अनुसार की हम बात करेंगे। ठीक है। तो 1773 का जो एक्ट था, इस एक्ट ने भारत में बहुत से बदलाव किए। इस एक्ट के पीछे जो कारण थे उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। इस एक्ट का परिणाम क्या रहा हम इसकी चर्चा करेंगे, उसका भारत के ऊपर क्या असर रहा हम इसकी चर्चा करेंगे। तो 1773 का एक्ट आने के पहले पूरा भारत, जो भारत में जितना हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में था, पहली बात तो पूरा भारत अंग्रेजों के कब्जे में कभी भी नहीं रहा है। टेक्निकली भारत पर उनका कंट्रोल भी नहीं रहा है। भारत में बहुत से क्षेत्र रहे हैं जो आपस जो जिन्होंने अंग्रेजों को कभी कर नहीं दिया। ऐसे भी राज्य हैं भारत में जिन्होंने अंग्रेजों को कर नहीं दिया। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्होंने जो अंग्रेजों को कर तो देते थे, लेकिन अंग्रेजों का उसके अलावा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। वो केवल टैक्स पे कर रहे थे, बाकी सब कुछ उनका अपना था। सेना भी अपनी थी, समझौते भी अपने वो कर रहे थे, सब कुछ अपने कर रहे थे। लेकिन 1773 में भारत में तीन ऐसे पैचेस थे, तीन ऐसे हिस्से थे जहां पर ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। एक था बंगाल, जिसकी राजधानी थी आपको कलकत्ता। उसमें बंगाल था, बिहार का कुछ हिस्सा था, आपको उड़ीसा का कुछ हिस्सा था। ये वर्तमान झारखंड, उड़ीसा, बिहार और बंगाल का हिस्सा था, जिसमें बांग्लादेश वाला हिस्सा का भी काफी सारा हिस्सा शामिल था। दूसरा था आपका मद्रास, और तीसरा था बॉम्बे। बॉम्बे के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि जब हम बॉम्बे की बात करते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि बॉम्बे मूलतः ब्रिटिश कॉलोनी नहीं रहा है। बॉम्बे जो था वह पुर्तगाली कॉलोनी था, ये ध्यान में रखिएगा। और जब पुर्तगाल के राजा की बेटी की शादी इंग्लैंड के राजा के बेटे से होती है, तो उन्होंने बॉम्बे को दहेज दिया था। इन दहेज प्रथा केवल भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में चलती है। ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दहेज प्रथा की जब हम बात करते हैं तो केवल ये भारत में ही नहीं है, दुनिया के हर देश में दहेज प्रथा है, या बड़े लेवल में जो जो लोग थे उनके पास ये थी। तो ये डावरी एक तरह का दहेज था, यानी वह अपनी बेटी को दे रहे थे, तो उन्होंने गिफ्ट में क्या दे दिया? बॉम्बे दे दिया। फिर बॉम्बे के ऊपर भी अंग्रेजों का शासन होता है, और फिर वहां से चीजें आगे बढ़ती। तो तीन पैचेस थे उनके पास, मद्रास था, बॉम्बे था, और क्या था? बंगाल था। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे राज्य थे जिनके साथ उनका समझौता था, या इनडायरेक्ट वे में उनसे टैक्स ले रहे थे, उनके ऊपर उनका इनडायरेक्ट कब्जा था। बहुत सारे लोग संघर्ष में लगे हुए थे, जिसमें अगर आप देखोगे फतेह बहादुर शाही, चेत सिंह जैसे बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया। खैर, ये सब अलग घटना है, इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे।
और इन लोगों का इतिहास भी भारत में नहीं पढ़ाया जाता है। इनका इतिहास इंग्लैंड के इतिहास में, इंग्लैंड के गजेट्स में, जो गजेटियर्स हैं उसमें इनके नाम शामिल हैं। और जो उनकी रिपोर्ट्स अंग्रेज जो वो थे सैनिक थे, अंग्रेजों के जो अधिकारी थे, उनकी रिपोर्ट्स में इन लोगों का नाम आता है। तो भारत के इतिहास में उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि जो 1857 की क्रांति थी वो पहली क्रांति नहीं थी, उसके पहले भी लगातार संघर्ष हो रहे थे। और अगर आप वास्तव में देखना चाहोगे तो रिसेंटली इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, आप सबने नाम सुना होगा, IGNCA, दिल्ली में ही है। वहां पर एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें कि 1857 के पहले के संघर्षों का जिक्र था। तो 1857 के पहले के जो संघर्ष है उसमें लगभग 100 जगहों पे संघर्ष चल रहे थे, केवल यूपी और बिहार मिलाकर, जहाँ के लोग अंग्रेजों को कर नहीं दे रहे थे, अंग्रेजों के सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे। ये सारी घटनाएं अलग हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। अब 1773 में उन्होंने कहा कि भाई तीन अलग अलग जगहों का एडमिनिस्ट्रेशन तीन अलग अलग लोग कर रहे थे, तीन अलग अलग मिलिट्री चीफ थे, तीन अलग अलग गवर्नर थे, और उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करने के लिए और ज्यादा बेहतर कंट्रोल के लिए एक उन्होंने गवर्नर जनरल का पोस्ट क्रिएट किया। बंगाल के गवर्नर को ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वह बंगाल का जो भी पर्सन गवर्नर होगा वही भारत का गवर्नर जनरल भी होगा। यानी तीनों प्रोविंस इनडायरेक्टली बंगाल के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, क्लियर है। और वारेन हेस्टिंग जो है वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनता है। तो 1773 में जब गवर्नर जनरल बना उसके बाद से फिर और भी कानून आते हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कानून आता है 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, 1813 का चार्टर एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें पहली बार एजुकेशन बजट आता है। भारत के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है, ब्रिटिश काल के इतिहास में, कि भारत में एजुकेशन बजट पहले आता है और बाकी जो मेन बजट है, जो जिसे हम बजट कहते हैं, वो बजट बाद में आता है, रेल बजट बाद में आता है। तो पहली बार क्या आता है, एजुकेशन बजट आता है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का तय किया गया कि 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के विकास पे खर्च किए जाएंगे। तो मूलतः शिक्षा के विकास पे खर्च नहीं करना था, बल्कि उन्हें किसके ऊपर खर्च करना था, भारत में जो मिशनरीज हैं, जो मिशन स्कूल्स थे, उनको फंड देना था, ताकि भारत में कन्वर्जन को बढ़ावा दिया जा सके। उनका मेन टारगेट यही था, मिशन स्कूल से स्प्रेड हो और मिशन स्कूल्स के माध्यम से कन्वर्ज। मिशन जो टर्म है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि मिशन शब्द का ओरिजिन जो है वह आपको सेंट्रल एशिया है। ठीक है, तो आज जिसे आप आर्मीनिया देख रहे हो ना, आर्मीनिया का नाम शायद आप सबने सुना होगा। और आपको, आप में से एक दो लोग हिस्ट्री के भी हैं, तो शायद आप लोगों को पता होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल में भी आर्मेनिया के कलाकारों ने काम किया था। आर्मेनिया के जो वो थे पेंटिंग करने वाले लोग थे, उन्होंने ताजमहल में भी काम किया था। और शाहजहां की एक पत्नी जो थी वो आर्मेनियन थी, इसका भी बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। खैर, ये अलग कहानी है। तो आर्मेनिया से और बाकी इन सब जगहों से लोग भारत आते हैं। और मिशन का मतलब होता है कि वो एक खास लक्ष्य लेके आ रहा है। तो लक्ष्य क्या था, वो लक्ष्य था कि हमें क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना है। तो मिशन स्कूलों की स्थापना इसलिए हुई ताकि क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा सके। कन्वेंट का मतलब क्या होता है बताओ, कॉन्वेंट किसे कहते हैं, कॉन्वेंट किसे कहते हैं बताइए। कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, मैं स्पेसिफिक रूप से एजुकेशन की फील्ड में पूछ रहा हूँ, कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। कॉन्वेंट शब्द की ओरिजिन क्या है, यूनिवर्सिटी शब्द की ओरिजिन क्या है, बताइए। जिस जगह पे नन्स को, नन्स मतलब अनमैरिड विमेन को रिलीजियस टीचिंग दी जाती थी, उस जगह को कॉन्वेंट कहते थे। जहाँ वो रहती थी बेसिकली, उनके रहने के स्थान को कॉन्वेंट कहा जाता था। यानी जहां भी नन्स रहती थी, उन्हें ट्रेनिंग मिलती थी, उसे कॉन्वेंट कहा जाता था। स्कूल शब्द का मतलब, स्कूल शब्द का अर्थ क्या है, स्कूल का अर्थ विद्यालय नहीं है। जहां पे, जिस जगह पे रिलीजियस जो चीजें वो सिखाई जाती थी, उसे हम स्कूल कहते थे। स्कूलिंग का मतलब होता है रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के व्यवहार में सुधार करना। धर्म के अनुसार नहीं, रिलीजन के अंतर्गत ही, ध्यान रखिएगा। खैर, ये सब अलग कंडीशन है, बट एजुकेशन में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। एजुकेशन के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें शामिल हो जाती हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना पड़ेगा।
तो उसका से 1813 में एजुकेशन बजट आता है। और एजुकेशन बजट किस लिए आता है? ताकि भारत में जो जितने भी कॉन्वेंट चल रहे हैं, मिशन स्कूल चल रहे हैं, उनको हम फंडिंग दे सके, ताकि भारत में क्रिश्चियनिटी को और तेजी से स्प्रेड किया जा सके। इसके बाद 1817 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है भारत के शिक्षा के इतिहास में। ठीक है, आप लोगों को पता है 1817 क्यों इंपॉर्टेंट है? बताइए। हायर एजुकेशन की फील्ड में, हायर एजुकेशन की फील्ड में 1817 क्यों इंपॉर्टेंट है? पता है आप लोगों को? देखो गाइस, जस्ट अ मिनट। तो हम लोग जब बात कर रहे थे कि 1817 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1817 में भारत में पहले आधुनिक कॉलेज की स्थापना होती है, जिसका नाम है सीएमएस कोट्टायम। केरल में है। केरल में देश के पहले आधुनिक कॉलेज सीएमएस, क्रिश्चियन मिशन, एक मिनट रुको, इसका फुल फॉर्म क्या था? सीएमएस कॉलेज की स्थापना होती है, सीएमएस। और वास्तव में भारत में जो वर्तमान में हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। जो वर्तमान में हम हायर एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, इसके बाद की चर्चा हम कर चुके हैं। 1835, 1835 जो है अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इंडिया की हिस्ट्री में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी साल लॉर्ड मैकॉले, LORD, लॉर्ड मैकॉले जो हैं, मैकॉले के मिनट्स आते हैं, लॉर्ड मैकॉले मिनट्स आते हैं, यानी लॉर्ड मैकॉले जो हैं, ठीक है, एक मिनट, लॉर्ड मैकॉले का मिनट आता है, यानी लॉर्ड मैकॉले जो हैं वह आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक संबोधन देते हैं, जिसमें वो भारत में आधुनिक शिक्षा को इम्प्लीमेंट करने के बारे में विचार रखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इस तरह उस टाइम पे वो एक काम और करते हैं, वो एक कहते हैं भाई मेरी डिमांड नहीं है, बल्कि मेरे साथ साथ ये भारतीयों की भी डिमांड। किसकी डिमांड है? ये भारतीयों की भी डिमांड है। ठीक है, तो प्रमाण के रूप में क्या देते हैं? प्रमाण के रूप में वो क्या करते हैं कि प्रमाण के रूप में आप सबने शायद राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। आप सबने शायद राजा राम मोहन राय का नाम सुना होगा। तो राजा राम मोहन राय के लेटर्स का जिक्र वो करते हैं कि राजा राम मोहन राय ने मुझे लेटर्स भेजे, और बाकी इस तरह के और भी लोगों ने हमें लेटर्स भेजे हैं, जिसमें वो भारत में आधुनिक शिक्षा की डिमांड कर रहे हैं। इसी के बाद 1854 में उड्स डिस्पैच आता है, और फिर 1857 में भारत में पहली यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट होता है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, एक और बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, AIU। AIU की स्थापना भी इसके बाद होती है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना इसके बाद होती है। ठीक है, AIU का नाम सुना है आप लोगों ने? गाइस, AIU का नाम सुना है आप लोगों ने? 1925 में AIU की स्थापना होती है। उसके पहले कुछ और भी घटनाएं होती हैं जिनका हम अभी जिक्र करेंगे। बाबू, आप पढ़ने चाहिए, पापा क्लास दीजिए। अब देखो, इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद से एक विश्वविद्यालय आयोग बनता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना होती है। यूनिवर्सिटी कमीशन को भारत में बनाया जाता है
ताकि भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन का डेवलपमेंट कैसे हो और बेहतर कैसे किया जाए। इसके लिए 1916 में यूनिवर्सिटी कमीशन बनाया जाता है। यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसे कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है 1917 से 1919 का है, लेकिन कई जगहों पे इसका टाइम पीरियड 1916 से 1918 का भी दिया हुआ है। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और भारत में यूनिवर्सिटी एजुकेशन के विकास को के बारे में राय देने के लिए एक कमीशन बनाया गया। उस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया। तो बहुत सारे रिकमेंडेशन थे, इसमें एक महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन ये था कि उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को एक एडवाइजरी बॉडी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? एक एडवाइजरी बॉडी की जरूरत है जो देश को, जो केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को हायर एजुकेशन के बारे में और एजुकेशन के बारे में ओवरऑल एक एडवाइजरी दे सके। इसको ध्यान में रखते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए सीएबी की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? सीएबी, केब की स्थापना होती है। केब के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो एक मिनट बेटा, रुक जाओ, तुम पेंटिंग करते रहना, लेकिन एक मिनट। सीएबी की स्थापना 1920 में होती है, लेकिन सीएबी की स्थापना 1920 में होने के बाद 1923 में इसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि सीएबी को फंड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बेटा एक मिनट रुको, बच्चे एक मिनट रुको, रुक जाओ, मत करो। तो यह कहते हैं कि हमारे पास सीएबी को फंड करने के लिए पैसे नहीं है और सीएबी को डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर अगेन 1935 में इसे दोबारा एस्टेब्लिश किया जाता है और तब से लेके अब तक ये लगभग लगातार काम करती रही। रुको बेटा। इसी बीच में 1925 में अगर आप देखोगे तो एआईयू को एस्टेब्लिश किया था। सॉरी गाइस, बच्चों के साथ थोड़ा वो चलता है। 1925 में एआईयू को एस्टेब्लिश किया जाता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश किया जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री तभी वैलिड है जब आपकी यूनिवर्सिटी एआईयू की मेंबर हुई। ध्यान में रखिएगा। भारत में आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री तभी वैलिड है जब आपकी यूनिवर्सिटी किसकी मेंबर है? एआईयू की मेंबर है। क्लियर है सबको? श्योर है गाइस? आगे चलें, आगे चलें इससे। That's right. सॉरी गाइस, इन लोगों को संभालना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, चलिए। इसके बाद 1925 1935 में इसके गठन के बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है 1944 में। 1944 1944 में देश के जो कई सारे मेजर यूनिवर्सिटीज थे, स्पेशली बीएचयू और अलीगढ़, इन दोनों के लिए इसी बीच में एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है। 1917 में, एक मिनट बेटा देखें, 1917 में पटना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है। एक मिनट बेटा, पापा कुछ काम कर रहे हैं ना, पापा पढ़ा रहे हैं। और 1922 में आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होता है। और इसी बीच में दो और बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होती हैं, बीएचयू एंड एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब 1944 में, 1944 में ब्रिटेन में एक संस्था थी जिसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसी की तर्ज पे भारत में भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी
ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिटी, नॉट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना होती है, कमीशन नहीं, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना क्यों होती है? ताकि बीएचयू और एएमयू को मैनेज किया जा सके, इसके अलावा डीयू को मैनेज किया जा सके। आगे चल के 1945 में इसमें बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत जो रिमेनिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो भी इसके अंतर्गत ले आई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद आजादी के बाद 1952 में राधाकृष्णन कमीशन बनता है। तो राधाकृष्णन कमीशन जो बनता है, वह कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, और उस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद न फाइनली 1956-57 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्थापित होता है, जिसे हम आज देख रहे हैं। यूजीसी की स्थापना होती है, इसे हम आज के डेट में देख रहे हैं। क्लियर है ये चीज गाइस? क्लियर है? इस पेज की सारी चीजें क्लियर है, ये बताओ। इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है वो क्लियर है, ये बताओ। यस सर। गाइस इस पेज पे जो लिखा है वो क्लियर है सबको? बताइए, इस पेज पे जो कुछ भी लिखा है क्लियर है? यस सर। श्योर है? आगे चलें, रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। 1917 में पटना यूनिवर्सिटी, 1922 में दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसी बीच में बीएचयू और एएमयू एस्टेब्लिश होता है। अब बीएचयू और एएमयू को मैनेज करने के लिए 1944 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, 1945 में उसमें बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को भी शामिल किया जाता है। तो आजादी के बाद राधाकृष्णन कमीशन बनता है, जो अपनी रिकमेंडेशन देता है। इसमें इस बात इसकी बात की जाती है कि भारत में यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने के लिए एक संस्था की जरूरत है, और उसके बाद 1956-57 में यूजीसी एस्टेब्लिश किया जाता है। इस यहाँ तक कोई डाउट? यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कर दिया जाता है। ठीक है गाइस, क्लियर ये चीज? गाइस क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, चलो चलिए। उसके बाद लेकिन उस समय तक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है कि 1935 के एक्ट के अनुसार, 1935 के एक्ट के अनुसार, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके अनुसार, जो एक्चुअली उसके पहले 1919 में भी हुआ था, बट 1935 का एक्ट हम मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि 1935 के एक्ट को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। यानी हम आधुनिक भारत का जो संविधान देख रहे हैं, उसकी ज्यादातर चीजें कहाँ से ली गई हैं? 1935 के एक्ट से ली गई हैं। अगर हम देखें तो 1935 का एक्ट और आधुनिक भारतीय संविधान को कंपेयर करें, तो हम ये देखेंगे कि 90% चीजें मैच कर रही हैं हमारे पास। तो जो अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को बनाए रखने के लिए जो संविधान बनाया था, हमने उसी संविधान को एग्जैक्टली एज इट इज काफी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? 1935 के संविधान से हमारी समानता। खैर, 1935 के संविधान में एक जो महत्वपूर्ण चीज यह थी कि जितने भी सब्जेक्ट मैटर थे, उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया था: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। एक्चुअली उसमें तीन लिस्ट थे: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। प्रोविंशियल लिस्ट का मतलब था कि जो, देखो, पूरे भारत को अंग्रेजों के समय में दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। अगर आपको पता हो नहीं है तब भी एक बार जान लो ये चीज, कि कुछ एरियाज को हम प्रोविंसेस कहते थे, कुछ को नेटिव स्टेट्स कहते थे। प्रोविंसेस वो एरियाज थे जो कि अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में हुआ करते थे। नेटिव स्टेट वो एरियाज थे जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन वो लोग अंग्रेजों को टैक्स पे कर रहे थे। जैसे ग्वालियर हो गया, ग्वालियर क्या था? नेटिव स्टेट था। ठीक है, बीकानेर क्या था? नेटिव स्टेट था। जयपुर, उदयपुर, ये सब क्या थे? नेटिव स्टेट से। आपको यहाँ पे अगर आप इधर आओगे तो कोटा वगैरह का जो आसपास का एरिया, वो सब नेटिव स्टेट में आते थे। आपको बड़ौदा वगैरह, बड़ोदरा वगैरह, जो भी एरिया, वो सब नेटिव स्टेट में आते थे। ठीक है। आप साउथ में चले जाओ तो हैदराबाद वगैरह सब नेटिव स्टेट थे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो अंग्रेजों ने पूरे जितने भी सब्जेक्ट मैटर थे उसको तीन लिस्ट में डिवाइड किया: यूनियन लिस्ट, यानी जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल था; प्रोविंशियल लिस्ट, वह मुद्दे थे जिनके ऊपर जो प्रोविंसेस थे उनका अधिकार था; और स्टेट लिस्ट,
में वो टॉपिक आते थे जिनके ऊपर स्टेट्स का अधिकार था। जब आजादी मिली तो स्टेट लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट को मिला के स्टेट लिस्ट कर दिया गया। ठीक है। तो उस टाइम पर 1935 के एक्ट में जो सब्जेक्ट जो, और साथ ही साथ कंकरेंट लिस्ट था। यानी कंकरेंट लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जिसके ऊपर न तो सेंटर का अधिकार है और न स्टेट का अधिकार, इसके ऊपर दोनों का बराबर अधिकार है। तो एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में रखा गया, यानी एजुकेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रोविंसेस की थी और स्टेट की थी। जब संविधान बना तो चूंकि हमने 1935 के संविधान को एज इट इज उठा लिया, तो वहां पे हुआ क्या कि जो एजुकेशन विषय है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहा। क्लियर है सबको? किसके हाथ में रहा हो? तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहा। और ऐसे कंडीशन में जब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहने के कारण उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पाया। क्लियर है? उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी? केवल एक्ट दे सकती थी, पैसे दे सकती थी, बस पैसे को खर्च कैसे करना है इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? स्टेट गवर्नमेंट की थी। तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। एक मजेदार सा आपको इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत मजेदार इंसिडेंट है और एक मेरे साथ हुई सच्ची घटना है। खैर, तो जो फंड आता था सेंट्रल गवर्नमेंट से स्पेंड नहीं होता था। ठीक है, सही ढंग से उसका खर्च नहीं होता था, इसलिए एजुकेशन का डेवलपमेंट आजादी के बाद से उस तरह से नहीं रहा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था उसका काम न केवल ग्रांट करना है बल्कि उस टाइम पे हायर एजुकेशन को लेकर सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की थी। यानी रूल बनाना भी इसी का काम है, रूल इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए वो भी इसी का काम है, क्वालिटी चेक करना इसी का काम है, पैसे देना इसी का काम है। जब सारे काम एक ही आदमी के हाथ में रहेंगे तो ऑब्वियस है कि कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से चीजें आगे बढ़ती हैं और इमरजेंसी का टाइम आता है। इमरजेंसी का जब टाइम आता है उस टाइम पे कुछ बहुत बुरे काम भी हुए जिसकी चर्चा कल हम लोगों ने की थी। आज हम चर्चा करेंगे उसके बीच में होने वाले एक अच्छे काम की। इमरजेंसी के टाइम पे एक अच्छा काम ये हुआ कि जो एजुकेशन विषय था उसे स्टेट लिस्ट से हटा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। यानी अब एजुकेशन के विकास की जिम्मेदारी दोनों की हो गई, स्टेट की भी हो गई और सेंटर की भी हो गई। किसकी हो गई? स्टेट की जिम्मेदारी भी हो गई और सेंटर की जिम्मेदारी भी हो गई। इसके बाद से एजुकेशन का डेवलपमेंट जो है कहीं ज्यादा बेहतर ढंग से होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद का जो टाइम आता है वो आता है इसी बीच में 1968 में एनपीई आता है। पहला एनपीई कब आता है? 1968 में। तुम लोग कहो कि सर केवल डेट बताए जा रहे हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फर्स्ट आता है। फिर 1986 में दूसरी एनपीई आती है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन टू आता है। ठीक है, अब तक तीन एनपीई आई हैं, तीसरा जो आया है अभी रिसेंटली आया था, 2020 में आया था। ठीक है। सो एनपी टू जब आया 1986 में तो इसने पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदलने का काम किया, पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प कर दिया। सबसे पहला काम ये किया गया कि टेक्निकल एजुकेशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन से अलग किया गया, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के परव्यू से टेक्निकल एजुकेशन को अलग किया गया। यूजीसी को एक अथॉरिटी बनाई गई, यूजीसी को एक अम्ब्रेला बॉडी रहने दिया गया, यानी बाकी पूरा हायर एजुकेशन अल्टीमेटली कंट्रोल यूजीसी के द्वारा ही होगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद से क्या किया गया, उसमें बहुत सारे बाइफर्केशन किए गए। टेक्निकल एजुकेशन को अलग किया गया, टीचर्स एजुकेशन को अलग किया गया, नर्सिंग को अलग किया गया, सब तरह के एजुकेशन को अलग 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 उसके रेगुलेटिंग बॉडीज बनाई गई। जैसे एआईसीटीई को बनाया गया। ठीक है। एआईसीटीई को बनाया गया टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। ऐसे ही नर्सिंग एजुकेशन के लिए, बाकी सब के लिए बॉडी बनाई गई। और ये कब बनता है? 1987 में बनता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि नैक एंड एनबीए को एस्टेब्लिश करने की चर्चा होती है। एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता लेकिन एस्टेब्लिश करने की चर्चा होती है। तीसरा बड़ा काम जो होता है वो होता है इग्नू। और इग्नू के अंतर्गत ही आपको डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनाया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो है इग्नू का पार्ट हो जाता है, यानी इग्नू एक्ट के अंतर्गत ही डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का भी नाम आ जाता है। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं लेकिन कुछ अच्छा काम भी होता है। यूजीसी एक अम्ब्रेला बॉडी के रूप में रहता है लेकिन अलग अलग सेक्टर को अलग अलग किया जाता है ताकि इनका डेवलपमेंट और बेहतर ढंग से हो सके। सब कब होता है? 1986 में। इसके बाद 1992 में प्लान ऑफ एक्शन आता है। तो आखिर प्लान ऑफ एक्शन क्या है? प्लान ऑफ एक्शन यह है कि 1986 में
जो पॉलिसी बनी थी वो पॉलिसी कितनी इम्प्लीमेंट हुई, उसका कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसका जिक्र कहाँ किया गया? 1992 में किया गया। तो यह देखा गया कि भाई अब हमारे पास रेगुलेटिंग बॉडीज तो हैं, लेकिन हमारे पास कोई एक्रेडिटेशन बॉडीज तब तक नहीं थी, यानी क्वालिटी चेक करने वाली कोई संस्था हमारे पास नहीं थी। ठीक है। तो 1994 में यूजीसी के अंतर्गत नैक को एस्टेब्लिश किया गया और एआईसीटी के अंतर्गत एनबीए को एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। ये दोनों काम कब हुए? इसका एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में हुआ और इसका एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु में हुआ। ठीक है। अब नैक का फुल फॉर्म नैक क्या है हमारे पास, जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, एक्रेडिटेशन। नैक बना कब बना? 1994 में। इसका काम क्या है? यह जो है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिटेट करता है, यानी उसकी क्वालिटी को चेक करता है, उसी उसी क्वालिटी ग्रेडिंग करता है। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है? क्वालिटी ग्रेडिंग करना। इसका काम क्या है? जितने भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग हैं उनकी क्वालिटी ग्रेडिंग करना। इसके पास दो तरह का अप्रोच है। पहला अप्रोच जो है इसका इसका जो फर्स्ट अप्रोच है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। और दूसरा अप्रोच क्या है? डिपार्टमेंटल अप्रोच है। यानी यह या तो पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग करेगा या फिर उसे किसी डिपार्टमेंट की ग्रेडिंग करेगा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है गाइस? किसी ग्रेडिंग करेगा? या तो पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन की ग्रेडिंग करेगा या फिर उसके किसी डिपार्टमेंट की ग्रेडिंग करता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो जेएनयू है, या तो जेएनयू अप्लाई करेगा। जेएनयू के अंदर जो बहुत से डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट भी इसके पास अप्लाई करके अपनी ग्रेडिंग ले सकता है। दो ग्रेडिंग अप्रोच है इसके। इसमें कोई डाउट? गाइस इसमें कोई डाउट? बताइए। अच्छा। श्योर है? श्योर है गाइस? आगे चलें इससे। यस सर। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लें। एक 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। लॉगआउट मत कीजिएगा। पानी वगैरह पीना है तो पी लो, फिर कंटिन्यू करें। वो है हमारे लिए एनबीए। अगला इंपॉर्टेंट संस्थान क्या है? एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। इसकी स्थापना एआईसीटी के माध्यम से हुई थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, क्योंकि एनबीए की स्थापना एआईसीटी के माध्यम से हुई थी, तो अपने प्रारंभिक काल में यह केवल और केवल टेक्निकल कोर्सेज को ही एक्रेडिट कर सकता था। इसका जो अप्रोच था, अप्रोच क्या था? कोर्स ग्रेडिंग अप्रोच था इसका। यानी यह न तो डिपार्टमेंट को ग्रेड करता था, न इंस्टीट्यूशन को ग्रेड करता था, या किसे ग्रेड करता था? कोर्स को। ठीक है। शुरुआत में जब इसकी स्थापना है उस समय इसकी जो ग्रेडिंग अप्रोच थी वह कोर्स ग्रेडिंग अप्रोच थी।
ठीक है, वहीं नैक की अप्रोच क्या थी? नैक की अप्रोच थी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, यानी पूरे इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट करता था या फिर डिपार्टमेंट को क्रेडिट करता। लेकिन अब देखो, एक इंस्टीट्यूशन में काफी सारे डिपार्टमेंट होंगे और एक डिपार्टमेंट में कई सारे कोर्सेज चल रहे होंगे। जैसे मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है, कोई एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस होगा। अब कंप्यूटर साइंस में कितने कोर्सेज होंगे? एमसीए होगा, बीसीए होगा, बी होगा, बीटेक हो सकता है ना, एमटेक हो सकता है। तो अगर पूरे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को अपने आप को एक्रेडिट कराना है, अपनी क्वालिटी ग्रेडिंग करानी है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? नैक के पास। वही अगर मान लो उसे एमसीए कोर्स को अपने एक्रेडिट कराना है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा? एनबीए के पास। अंतर क्लियर है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एनबीए की स्थापना एआईसीटीई ने की थी। इसलिए स्टार्टिंग में, प्रारंभिक समय में, केवल और केवल टेक्निकल कोर्सेज का एक्रेडिटेशन ही एनबीए कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसका परव्यू केवल टेक्निकल कोर्सेज तक ही सीमित था। वहीं नेक की स्थापना यूजीसी के द्वारा हुई थी, और यूजीसी एक अम्ब्रेला बॉडी है। ऐसी स्थिति में देश में हर तरह के हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिट करने की पावर किसके पास थी? नेक के पास है। अब ये कंडीशन लिखी है कि वो जो संस्थान है, उस संस्थान की जो रेगुलेटिंग बॉडी है, उसे एनबीए के नैक के साथ एक एमओयू साइन करना होगा। उसे क्या करना होगा? नैक के साथ एक एमओयू साइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, वह सब के सब नैक के द्वारा एक्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन क्यों हो सकते हैं, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि उनकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है? उनकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन सी है? एनसीटी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। और एनसीटी ने क्या किया है? उसने नैक के साथ एमओयू कर लिया है। इसलिए भारत में जितने भी टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वह सब के सब नैक से ग्रेडिंग ले सकते हैं। गाइस, इसमें कोई डाउट? ये बताओ, इस चीज में कोई डाउट है तो बताओ। मैंने अभी जो कुछ भी लिखा है, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर से नहीं। या क्लियर है गाइस? गाइस क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। चलिए, इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्राचीन भारत में। इसके बाद जो आधुनिक भारत की बात है, कल ही क्लास में करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों का मूड चेंज करते हैं, तब से आप लोग आधुनिक भारत की बात करो, हम लोग थोड़ा सा प्राचीन भारत में चलते हैं। ठीक है? तो प्राचीन भारत की जब हम बात करते हैं, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, जरा हम इस चीज को देखते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे। जो प्राचीन भारत का एजुकेशन सिस्टम था, उसे हम आसानी से तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैदिक शिक्षा, बौद्धिक बौद्ध शिक्षा और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली। वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली। कोई डाउट गाइस इसमें? गाइस कोई डाउट इसमें? बताइए। नो सर। ठीक है। अब जब हम वैदिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या आएगा, जरा इस चीज को भी हम लोग एक बार देखते हैं। भारत में अगर हम एंशियंट टाइम में शिक्षा की बात करें,
तो जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है? ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? देखो, चेक करो एक बार। हाँ सर, हो रही है सर। हो रही है यस ना? सर। ठीक है, अच्छी बात है। सो सबसे पहले हम वैदिक शिक्षा की बात करेंगे। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वह पूरी तरह से जो भारतीय ज्ञान मीमांसा और जो भारतीय फिलोसफिकल ट्रेडिशन है उनके आधार पर विकसित हुई थी। भारत का जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन है वो कई मायनों में दुनिया के बाकी देशों से अलग रहा है और कई चीजें उसमें समान भी रही हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर चीजों के मामले में हम बाकी पूरी दुनिया की तुलना में जो हमारा शैक्षिक सिस्टम रहा है, हमारा जो विचार रहा है वो अलग रहा है। ठीक है, चलिए, भारत में सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि शिक्षा क्यों प्राप्त करनी है, इसका कंसेप्ट बाकी पूरी दुनिया से अलग है। बाकी पूरी दुनिया जो है उसके लिए शिक्षा प्राप्त करने का मूल उद्देश्य दो रहा है। मूल उद्देश्य क्या रहा है? सांसारिक सुखों की प्राप्ति। यहाँ तक कि अध्यात्म भी अगर आप देखोगे तो अगर आप बात करोगे प्राचीन ग्रीस की, तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली कुछ हद तक भारत से मिलती जुलती है, लेकिन वहाँ भी अध्यात्म जो है वह उस लेवल में या उस तरह से नहीं जा रहा है जिस तरह से भारत में जा रहा है। भारत में शिक्षा का मूल उद्देश्य बाकी पूरी दुनिया से इस मायने में अलग है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य भारत में मोक्ष की प्राप्ति है और शिक्षा उसका एक माध्यम है। शिक्षा के माध्यम से आपको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यानी मोक्ष की प्राप्ति करने का अर्थ क्या हुआ? कि आप सांसारिक दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। यानी संसार को भारत में दुखों का स्रोत एक तरह से माना गया है। तो इस संसार से मुक्त होना भारत में शिक्षा का मूल उद्देश्य रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जबकि बाकी पूरी दुनिया जो है वो संसार को सुख का स्रोत मानती है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा अंतर है। और यह जो वैचारिक अंतर है इसने बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय दर्शन और भारतीय जो ज्ञान परंपरा है और जो विदेशी ज्ञान परंपरा है उसके बीच का अंतर क्रिएट किया है। एक तो छोटे छोटे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। वैद्यों के बारे में आपने सुना होगा, आयुर्वेद के बारे में आपको पता है? आयुर्वेद के बारे में पता है आप लोगों को? यस सर। तो आयुर्वेद में सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम पेड़ की जड़ों से, पेड़ की पत्तियों से या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके दवाइयां बनाते हैं। अब वैद्य जो है वो खुद से नियम ये है का, आजकल तो हर आदमी दवाई बना रहा है, बट नियम इसका क्या है कि वैद्य जो डॉक्टर है खुद जाके दवाई बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, तो हर व्यक्ति को एक ही डोज नहीं दिया जा सकता। सबके डोज अलग अलग होंगे, सबको दवाई की अलग अलग मात्रा देनी है। सब में दवाई में अगर दवाई मिक्स करके हम बना रहे हैं तो सब में हर एक चीज, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग पड़ेंगे। तो नियम ये था प्राचीन भारत में कि जो वैद्य हैं, या प्राचीन भारत में क्या, अभी भी जहाँ ट्रेडिशनल वैदिक है, वैदिक जो सिस्टम, अभी भी जाओगे वैद्यों जाओगे तो कभी भी पतंजलि दवा हो गई या आपको वैद्यनाथ की हो गई या डाबर की, उनकी दवाइयाँ नहीं लिखते, अपनी बनाई हुई दवाइयाँ देते हैं। आपने कभी ध्यान दिया इस चीज पे? तो जो अपनी बनाई हुई दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ बनाने का एक खास नियम है। जैसे मान लो आपको किसी पेड़ के जड़ की आवश्यकता है, तो आप पेड़ के पास जाओगे, पेड़ से आदेश लोगे कि हमें इस व्यक्ति का इलाज करने के लिए आपके जड़ की आवश्यकता है। तब जाके आप उस पेड़ से उस आवश्यकता के अनुरूप आप जड़ लोगे और लेके आओगे, उसकी दवा बनाओगे। तो वहां आपकी इच्छा की बात नहीं है, वहां किसकी बात हो रही है भारत में? आपकी आवश्यकता की बात। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो पूरी तरह से आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करती है, आवश्यकता को आधार बना के चलती है। वही जो हमारी फॉरेन या वेस्टर्न ज्ञान परंपरा है वह इस मायने में अलग हो जाती है कि वहाँ आवश्यकता को नहीं, इच्छा को महत्व दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है
वह आता है बाइबल। बाइबल में जब आप जेनेसिस पढ़ते हो, जेनेसिस 2.5 से लेके 2.25 तक का जो पूरा पूरा है, वहाँ पे ये कहा जाता है, वहाँ पे जो थोड़ा सा उसको मैं समराइज कर दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वह पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम ये करता है, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ओल्ड टेस्टामेंट यानी जो आपको जिसके आधार पर यहूदीज्म और ईसाइयत दोनों बेस्ड हैं, और बेसिकली वही इस्लाम का भी आधार है एक तरह से हम लॉन्ग टर्म में देखें तो जब हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यह कहा जाता है भगवान ने पुरुष बनाया। ध्यान रखिएगा, मनुष्य को बनाया। मनुष्य की रचना भगवान द्वारा नहीं होती है, वहाँ किसकी रचना होती है? भगवान द्वारा पुरुष की रचना होती है। पुरुष की रचना करने के बाद पूरी खुशियों के लिए भगवान ने जीव जंतु बनाए। जीव जंतुओं के बाद पेड़ पौधे बनाए। जीव जंतुओं में भी कैसे है, उसको बहुत स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है कि भगवान सबसे पहले क्या क्या उड़ने वाले जीव जंतु बनाए, फिर जमीन पे चलने वाले बनाए, फिर पानी में रहने वाले बनाए। उससे भी खुशी नहीं हुई तो फिर के बाद से नदियां बनाई, झरने बनाए, फिर पहाड़ बनाए, लेकिन पुरुष को उससे भी खुशी नहीं हुई। तो फिर उस शरीर से हड्डी और मांस डाला। कई जगहों पे जान की हड्डी लिखा हुआ है और कई जगहों पे पसली लिखा हुआ है कि उसकी पसली निकली है, और उसकी एक पसली से एक औरत का निर्माण किया। ठीक है। और औरत का निर्माण करने के बाद भगवान ने पुरुष को कहा कि जाओ इसका भोग करो, यानी जितनी भी चीजें हैं जाओ उसका भोग करो। अब देखो, बात जब भोग यानी उपभोग की आती है तो वहां बात इच्छा की आती है कि जो आपकी इच्छा है वो आप करो। तो जब आपकी जो इच्छा होगी वही काम करोगे, वैसी कंडीशन में आप प्रकृति के अनुरूप नहीं रह सकते, तो प्रकृति में समस्या पैदा होगी। तो आज की डेट में जितनी भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण यही विचार है कि भाई हर चीज हमारे भोग के लिए, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए। वहीं जो भारतीय विचार है वो क्या कहता है कि प्रकृति में उपलब्ध जो चीजें हैं हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है। तो यह जो भारतीय विचार विकसित हुआ, इसके पीछे जो वैदिक ज्ञान जो वैदिक शिक्षा थी, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा थी, वही इसके पीछे रहा है। ठीक है। शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य रहा भारत में, वो क्या रहा? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष की प्राप्ति कैसे? चित्त वृत्ति निरोध के रूप में, यानी आपकी जो मानसिक गतिविधियां, आपके मन की जो गति है, उसको संतुलित करना, उसको बैलेंस करना, उसको कंट्रोल करने की बात है, ताकि आप जो है वह कंक्रीट वर्ल्ड, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो भौतिक दुनिया है, उससे ना जुड़े, उससे आप अपने आप को अलग कर पाए और अपने आप को आप एक हायर अथॉरिटी यानी ईश्वर के साथ जोड़ पाए। ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में मनुष्यों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात नहीं है। मनुष्यों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात भी भारतीय शिक्षा प्रणाली में हुई। ठीक है। चलिए इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। भारतीय एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको जीवन से संबंधित ज्ञान दिया जाता था, यानी जीवन जीने के लिए जो चीजें आवश्यक है वह ज्ञान आपको मिलता था। ठीक है। तो जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है? जो भौतिक दुनिया है उसकी जानकारी आपको आवश्यक है। ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण जो मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने रामायण सीरियल देखा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पढ़ने जाते हैं अपने शिक्षक के पास, यानी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में और उसके बाद से और भी आश्रमों में, तो महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो सबसे पहले वो क्या काम करते हैं? पढ़ाया पढ़ाना उनको शुरू नहीं किया जाता, उनको क्या किया जाता है? उनको खेती बाड़ी सिखाई जाती है, गौ पालन, पशुपालन सिखाया जाता है। जो बेसिक चीजें हैं, सबसे पहले जीवन जीने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहले उसकी शिक्षा दी जाती थी, ताकि आप आसानी से अपने जीवन को जी सकें। उसके बाद शिक्षक जो छात्र और शिक्षक के बीच में घनिष्ठ संबंध होता था, एक तरह से पिता पुत्र या पिता पुत्री का संबंध होता था। ऐसी स्थिति में, और चूंकि छात्र जो था वो शिक्षक के पास जाके रहता था, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक का पूरा प्रभाव छात्र के ऊपर होता था, और उस घनिष्ठ संबंध के कारण छात्र का सर्वांगीण विकास संभव हो पाता था। इसके बाद तीसरी चीज
छात्र का सामाजिक कार्यों में भी विकास होता था, समाज में कैसे काम करना है इसमें भी उसका विकास होता था। मिलजुल के उसे रहना है, समाज के लिए काम करना है, मिल के काम करना है। अब देखो कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र कौन होते हैं? सुदामा होते हैं, एक बेहद गरीब ब्राह्मण और एक तरह से राजपुत्र समझ लो। एक तरह से मतलब मुखिया या राजा के ही पुत्र थे। ठीक है, इवन मथुरा से वृंदावन आने के बाद भी वो राजा के ही पुत्र थे, वहां के राजा के पुत्र थे। उनका मित्र कौन होता है? सुदामा होते हैं। राम के मित्र कौन होते हैं? बताओ, राम के मित्र कौन होते हैं? राम के गुरु भाई कौन होते हैं जिनका जिक्र रामायण में आता है? बताइए। राम के गुरु भाई कौन होते हैं बताइए। आप सबको पता है। केवट राज। और जो केवट होते हैं, जो निषाद राज होते हैं, वो राम के गुरु भाई होते हैं। दोनों एक ही गुरु के पास शिक्षा पाए होते हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं कि वहां पर आपको सामाजिक रूप से समाज के सुखी, गुरु के आश्रम में कोई भी सामाजिक भेदभाव नहीं होता। तो वहां पर हर जाति, हर लेवल के लोग पढ़ते थे। लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती थी, सारे लोगों की शिक्षा वहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में जो सामाजिक कार्य, जो सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, उसका विकास व्यक्ति में होता था। इसके बाद हर बच्चे के लिए भिक्षाटन आवश्यक था। भिक्षाटन का कारण क्या है? कि जब आप भिक्षा लेने जाएंगे और आप अपने घर पे नहीं जाएंगे, आप दूसरों के घरों जाकर भिक्षा लेंगे, नियमित। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप डाउन टू अर्थ रहेंगे। आप किस परिवार से आते हैं इसका कोई महत्व नहीं है। आप राजा के बेटे हैं इसका कोई महत्व नहीं है, भिक्षाटन करने आपको भी जाना है। जो गृह कार्य है, जो आपको आश्रम के काम है, उसमें आपको ही भाग लेना है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि आप भिक्षाटन के लिए जाएंगे तो सामाजिक रोग के वैसे स्थिति में आपके ऊपर किसी तरह कोई घमंड नहीं होगा आपको। तो इस तरह से सामाजिक रूप से समाज के साथ आपको जोड़ने का काम किया जा रहा था। अगला काम क्या था? आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलते थे। उस समय बहुत से कलाओं का जिक्र होता है। उस समय बहुत से कलाओं का जिक्र होता है। और इसका जिक्र आता है कि कौन कौन सी कलाएं, जैसे आप जो है गौपालन सीख सकते हैं, कृषि सीख सकते हैं, डिफरेंट तरह के क्राफ्ट सीख सकते हैं। तो मूलतः आपको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप किया गया था। इसलिए यह शिक्षा व्यवस्था बहुत ही सफल शिक्षा व्यवस्था थी। ठीक है। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया गया। जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो आपको जो आध्यात्मिक वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम किया गया। ठीक है। तो इस कारण से जो ह्यूमन लाइफ है वो ज्यादा परफेक्ट लाइफ की तरफ लोगों को ले जाने का काम किया गया। उस समय शिक्षण की दो विधियां प्रचलित थी। ठीक है। पहला था ओरल, यानी पहला था बोलना। लेकिन बोलने के लिए क्या जरूरी है? सुनना। पहली चीज है सुनना, श्रवण। इसलिए इस तरह की शिक्षा प्रणाली को स्मृति ग्रंथ भी हम कहते हैं, क्योंकि लोग उन ग्रंथों को याद कर लेते थे। तो श्रवण और मनन, और फिर उसके बाद से क्या आता था? निध्यासन। तो श्रवण, मनन और निध्यासन, ये तीन चीजें थी हमारे पास। तो श्रवण सुनना, मनन मतलब चिंतन करना, और निध्यासन मतलब फाइनली उसको पूरी तरह से अपने आप के अंदर शामिल कर लेना, अवचेतन में शामिल कर लेना। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जो मनन शक्ति थी उसे सब्जेक्ट से ज्यादा महत्व दिया जाता था। कि आपको आपके चिंतन करने की शैली क्या है, आपके थिंकिंग का सिस्टम सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्या सब्जेक्ट के पे थिंकिंग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप किस तरह से थिंक कर रहे हैं। ठीक है। फिर आप अपने विचारों को अपने गुरु के सामने रखते थे। उनसे फिर गुरु जो थे आपके विचारों को रिफाइन करने का काम करते थे। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती थी? सुनने से। सबसे पहले आप गुरु को सुनते थे, सुनने के बाद आप दोहराते थे। जब आप एक ही चीज को एक ही तरह से बार बार रिपीट कर रहे हैं तो वह चीजें धीरे 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 आपके आपके मन में इकट्ठी, आपके
दिमाग में इकट्ठी होती चली जा रही हैं, और वही परंपरा आगे तक चलती रही। यानी पहले आपको चीजों को याद करना है, सुनना है, याद करना है, फिर मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा आप क्या करते हैं, समझते हैं, और निध्यासन के द्वारा आप क्या करते हैं, उसको, उसका एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, और ये जाके पूरा का पूरा आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह से काम करता था। अगर हम उस समय के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। पहला था गुरुकुल। गुरुकुल यानी जिसे हम आश्रम कहते हैं, जहाँ की बच्चा, और आश्रम के स्थापना, आश्रम कहाँ होते थे, जंगलों में होते थे। तो मूल रूप में एक बहुत मजेदार चीज है, अगर हम लोग देखें तो मूल रूप में जितने भी भारतीय हैं वो सब वनवासी हैं। क्यों? क्योंकि ऋषियों का आश्रम कहाँ था, वनों में था। आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना है, वनों में रहना है। तो मूल रूप से उस समय जितने भी लोग थे सब वनवासी थे। अब देखो, चौथा आश्रम क्या हो जाता था, गृहस्थ आश्रम के बाद क्या होता था, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में अगेन, अब देखो, जीवन के पहले 25 साल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं आप, कहाँ कर रहे हैं, वनों में कर रहे हैं। जीवन के आखिरी 25 साल जब आप वानप्रस्थ में है, कहाँ है, वनों में है। यानी आपका आधा जीवन कहाँ कट रहा है, वनों में कट रहा है। तो आप मूल रूप से कौन है, वनवासी हैं। और मूलतः वनवासी होने का अर्थ है कि आप प्रकृति के काफी नजदीक हैं। तो आपकी पूरे शिक्षण पे, आपकी पूरी शिक्षण प्रणाली के ऊपर प्रकृति का सीधा असर होता था। चलिए, अब अगली क्लास में हम लोग जितने भी आश्रम थे, उन आश्रमों की व्यवस्था क्या थी यह जानेंगे। आश्रमों में कितने तरह के विद्यालय हुआ बने, उसमें कितने तरह के डिपार्टमेंट्स हुआ करते थे, और विशेषकर महाभारत काल के संदर्भ में हम थोड़ा इसका जिक्र करेंगे। फिर उस कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, बौद्ध काल में क्या होता है, इस्लामिक शिक्षा में क्या होता है, ये सब हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को इसी पॉइंट पे रोकते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस।